गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिवाली के इस पावन अवसर पे आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के दिए की तरह आपका जीवन भी दिवाली के दिए की तरह जगमगाए और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए और दिवाली के दिए की तरह आपके जीवन में बिल्कुल रोशनी ही भरा रहे। आपके माँ बाप घर परिवार में खुशियां ही हो। इस पावन अवसर पे आपको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं दोबारा से। तो चलिए, जैसे हम आपने कल की सीरीज देखी होगी एडीओ का, उसी के अंदर हमने आपको बोला था कि पूरी फ्री कोर्स की तैयारी कराई जाएगी। उसी को ध्यान में रख के हमने बिहार स्पेशल का फाउंडेशन कोर्स है ये, बिल्कुल इसी पे आपको कराया जाएगा। ठीक है, फ्री इनिशिएटिव है और ये ऐसा इनिशिएटिव है, ये प्री और आपके मेंस में दोनों में काम आएगा। चाहे आप बिहार में कोई सा भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, चाहे वो आपका एडीओ का हो या सीजीएल का हो या टीआरआई का हो या बीपीएससी का एसडीएम का हो, मतलब बिहार जो कंडक्ट करती वो वाला एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको ये वाला कोर्स बहुत फायदा करेगा। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे बिहार का जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें प्री में कितना वेटेज रहता है, 20 से 25 का वेटेज रहता है प्री में। मेंस में तो जो रहता है वो रहता है, इसका तो वेटेज अलग ही है। बट अभी हम प्री की बात करें, मेंस का भी हम जो बीपीएससी का है पीवाईक्यू लाएंगे हम मेंस का भी, और इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा क्योंकि हम सारे पीवाईक्यू इसी पे फ्री इनिशिएटिव में कराएंगे। और आपको क्या करना है, आप साथ साथ उसके नोट्स बनाते रहेंगे, तो आपके जितने भी पीवाईक्यू के नोट्स होंगे वो तैयार हो जाएंगे और आपका सॉलिड फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। आपने अगर बीपीएससी का पीवाईक्यू देखा होगा मेंस का, चाहे वो प्रीलिम्स का भी हो पीवाईक्यू, वो क्या करता है, आपका एक ट्रेडिशनल होता है ना, ट्रेडिशनल ट्रेंड होता है, वही वो अपना फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक जरा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे अगर उसने आज मौर्य से क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट टाइम वो देखेगा कि हाँ अभी किस वर्ष मौर्य से क्वेश्चन नहीं आया तो उस वक्त मौर्य से क्वेश्चन डाल देगा। गुप्तकालीन से क्वेश्चन आया तो गुप्तकालीन से अगले साल क्वेश्चन नहीं करेगा। तो ऐसे ही वो अपना एक ट्रेडिशनल वे वो फॉलो करता है मेंस के अंदर। तो ये आपके लिए बहुत इजी है, बट बीपीएससी को क्रैक करने के लिए उसका प्री को क्रैक करना बहुत ज़रूरी है, फिर मेंस तो बहुत इजी है इसका। तो चलिए हम इसका सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं जो है हमारे पास, मतलब जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है, जो उसने मेंशन कर रखा है वो, ये आपका प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। चलिए, जैसे बिहार का, एक मिनट मैं इसका पेन का कलर चेंज कर लूँ। हाँ, बिहार का इतिहास, इससे आपके क्वेश्चन आएंगे। बिहार के इतिहास से क्वेश्चन आएगा आपका 8 से 10, इतना ही इसका वेटेज है। मतलब इसमें बिहार के इतिहास में आपका प्राचीन भी होगा, मध्यकालीन भी होगा और मॉडर्न भी होगा, मतलब आधुनिक भारत भी होगा। देन इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर भी होगा। इसके बिहार के इतिहास में मतलब 4 पार्ट हुए हमारे हो गए। तो इससे कितने क्वेश्चन पूछेगा, 8 से 10 क्वेश्चन हो गए। ज़्यादातर वेटेज क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री से ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, मॉडर्न हिस्ट्री से ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। फिर बिहार का भूगोल हो गया, भूगोल का भी अच्छा खासा वेटेज है, 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, इतना वेरी रहता है। 69 से लेके आप उठा के क्वेश्चन देखेंगे 71 तक के, आपको इतना ही वेटेज मिलेगा। पहले तो जो उसका ट्रेंड था वो अलग ही था, 10-10 कस के क्वेश्चन पूछता था। अगर साइंस से क्वेश्चन आ रहा है तो साइंस से 10 केमिस्ट्री से पूछेगा, 10 फिजिक्स से पूछेगा, 10 किसी और से पूछता है। बट ये अब उसने 69 के बाद वो अपना ट्रेंड इसने चेंज कर दिया है। बिहार का भूगोल हो गया। कला एंड संस्कृति से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। बिहार की जनगणना से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। बिहार की राज्य व्यवस्था से 1 से 1 क्वेश्चन आएगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मैंने बस मिनिमम लेके चल रही हूँ। बिहार की अर्थव्यवस्था से 2 क्वेश्चन, और ये 2 क्वेश्चन से ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें ये करंट बेस होता है। तो इसमें क्या आ जाता है, बिहार का बजट भी आ जाता है। तो बजट हमारा किस में आता है, बजट हमारा आता है अर्थव्यवस्था, मतलब इकोनॉमिक्स में हमारा बजट आता है। फिर जो भी करंट अफेयर में जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी
जो कुछ भी घटित हुआ होगा तो वो भी हमारा इकोनॉमिक्स में ही करंट, तो बेसिकली जो भी बिहार की अर्थव्यवस्था होती है वो हमारा करंट बेस होता है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, बिहार पर्यटन। इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है। बिहार भूभूति, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फिर बिहार सरकार की परियोजना, इससे 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकता है आपको। विविध मतलब मिसलेनियस में आपको 1 से 2 क्वेश्चंस मिलेगा। मैंने बहुत बेयर मिनिमम करके मैंने ये बनाया है आपके लिए, पूरा एनालाइज करके, पूरा क्वेश्चन का वेटेज देख के, सब कुछ उस हिसाब से मैंने ये तैयार किया पूरा। तो आपको भी इस हिसाब से जब आप क्लासेस करेंगे तो आपके फ्रंट पेज पे पूरा ये बना होना चाहिए, जिससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि मुझे किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। छोड़ना तो किसी को भी नहीं है, आपको सारा करना है, छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि कब कब वो अपना पैटर्न चेंज कर दे हमें नहीं पता, बट हमें छोड़ना कोई भी सेक्शन नहीं है। अब चलिए, हमने ये तो डिस्कस कर लिया इसका सिलेबस। अब हम देखते हैं कि आगे हम क्लासेस कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, रोड मैप फॉर प्रोसीडिंग द क्लासेस। ठीक है, कैसे हम क्लासेस आगे प्रोसीड करेंगे, तो हम कहाँ से क्या स्टार्ट होगा, कैसे हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे, एक खाका आपके माइंड में तैयार रहेगा। अगर खाका आपके माइंड में तैयार रहता है तो हमें क्या होता है, हमें उसको अपने माइंड को बैलेंस करने में ईजी रहता है। तो अगर हमारे पास खाका बना हुआ है कि हाँ हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और इस हिसाब से हमें अपने क्वेश्चंस लगाने, तो हमारा एक खाका तैयार हो जाएगा और हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाएगा इस बिहाफ से। तो चलिए वो हम देख लेते हैं। बिहार का इतिहास, मतलब बिहार का इतिहास का मतलब यह है कि पहले हम देखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब क्या है कि बिहार की उत्पत्ति कैसी हुई, मतलब इसका ओरिजिन कैसा हुआ। ओरिजिन जैसे आपने पढ़ा देखा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, आई थिंक पढ़ा ही होगा। जो फ्रेशर है या जिनको जानकारी नहीं है, जो फर्स्ट फ्रेशर है या जो एक्सपीरियंस होल्डर है, मतलब एक बार पढ़ चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, तो उन्होंने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में 1905 में, ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो उसमें क्या था, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। तो उसने क्या करा था, बांग्लादेश को ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया था। तो उसी के दौरान बिहार की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, हम इसकी हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मगर इसका ओरिजिन थोड़ी सी हमें इसका ओरिजिन देखना पड़ेगा, कैसे क्या इसकी हिस्ट्री रही, कैसे ये बिहार एक नया स्टेट में भारत का बना, तो वो सब इसमें हम देखेंगे। ठीक है, कि कैसे बिहार बना, फिर बिहार से फिर झारखंड बना, वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बट स्टार्टिंग से अगर हम एक देख लेंगे तो ओवरव्यू हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ बिहार ऐसे बना। फिर इसकी बिहार की फिर जितनी भी हिस्ट्री होगी वो हम पढ़ेंगे, मतलब जितनी भी क्रियाएं, उसकी ज्योग्राफी कैसी है, उसकी इकोनॉमिक कैसी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा, वो सारा हम पढ़ेंगे। तो चलिए, फिर हमने इसकी पढ़ ली, फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्राचीन काल में बिहार कैसा रहा। अब जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या था, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हिस्ट्री के 3 पार्ट होते। कौन सा, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, उसी के बिहाफ पे हर स्टेट के अलग अलग इसमें प्राचीन काल होता है। ठीक है, तो वैसे ही हम देखेंगे, जैसे आपने यूपी का देखा, यूपी का भी देखा ही होगा, हर स्टेट का होगा, चाहे आप एमपी का देखेंगे, आप राजस्थान का देखेंगे, या आप उत्तराखंड का देखेंगे, जो भी हो, हर स्टेट का अलग अलग उसमें चीजें घटित हुई है। तो प्राचीन काल में बिहार की स्थिति क्या थी हम देखें, मगर प्राचीन काल हमारा जो है उसके वो 3 भागों में बटा था। कौन सा, पाषाणकालीन बिहार, क्योंकि इसको प्राचीन काल भी बोलते हैं या बिहार, अगर ऐसे भी आ जाए प्राचीन कालीन बिहार या पाषाणकालीन बिहार, अगर मैं दोनों में से कोई एक भी बोल दूं तो आप सोच लेना कि मैं प्राचीन काल की ही बात कर रही हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले समझा दे रही हूँ, ताकि जब मैं क्लासेस लूँ तो आपको दिक्कत ना हो समझने में। फिर इसी पाषाणकालीन बिहार में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, ये 3 भाग आते हैं, इनको हमें देखना है। ठीक है ना, इनको हम देख लेंगे। फिर उसके बाद आएगा सिंधु घाटी सभ्यता, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ी हुई है, बट सिंधु घाटी सभ्यता के हमारे पास साक्ष्य बिहार से नहीं मिले। ठीक है, बिहार से नहीं मिले, तो हमें इसको नहीं पढ़ना है। हमें बस वही पढ़ना है जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड हो। हमें अपना एग्जाम एट द एंड हमारा लास्ट गोल क्या होना चाहिए, लास्ट गोल हमारा होना चाहिए एग्जाम क्रैक करना और ऑफिसर बनना, बस हमारा ये एंड गोल होता है। इसी पे हमें फोकस करना, हमें ना पीएचडी करनी है, ना हमें स्कॉलर बनना है, हमें कुछ नहीं बनना है। हमें बस इतनी जानकारी लेनी है ताकि कल आप एसडीएम बने, ऑफिसर बने, तो अपने राज्य का, अपने डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन अच्छे से कर पाएं।
ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन बिहार, ठीक है। वैदिक कालीन बिहार, इसके अंदर हम सारे पढ़ेंगे, मतलब उत्तरकालीन भी हो जाएगा, वैदिक कालीन भी आ जाएगा, ये सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। फिर महाजनपद 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, 60 BC में उदय हुआ था इनका, ठीक है, 16 महाजनपद के, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसमें 16 महाजनपद में से सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा था? मगध महाजनपद था। इसी की आगे, इसी की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे महाजनपद में, मतलब सॉरी मगध में पढ़ेंगे। फिर इसके दौरान बौद्ध धर्म और फिर जैन धर्म का भी उदय होता है, वो भी हम इसमें ही देखें, मतलब इसी में ही शुरू हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं हम बिहार के क्षेत्रीय वंश, इससे भी क्वेश्चन आता है। क्षेत्रीय वंश कौन कौन से थे? सेन वंश, पाल वंश, कर्नाट वंश, ये तीनों वंश को हमें पढ़ने हैं। देन इसके बाद आता है हमारा मध्यकालीन बिहार। मध्यकालीन बिहार में क्या है? सल्तनतकालीन बिहार और मुगलकालीन बिहार, आपने भी उसमें भी पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कह रही हूँ, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, भारत की हिस्ट्री में। तो इसमें संतुलनकालीन बिहार और मुगलकालीन बिहार के बारे में हम पढ़ेंगे। देन इसके बाद हमारा आता है आधुनिक काल में बिहार, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे, इसी एरिया से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें आधुनिक काल में बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष में बिहार की भूमिका क्या थी, मतलब कहाँ से शुरू होके पूरा हम ये पूरा पढ़ेंगे, मतलब यूरोपियन से स्टार्ट होके पूरा 1947 तक आज़ादी तक हम पूरा पढ़ेंगे इसको आधुनिक काल में। ये हमारा आगे का रोड मैप है, तो इसी को हमें कंटिन्यू करना है, और तब जाके इसमें लगभग आपकी क्लासेस होगी, टोटल क्लासेस होंगी आपकी 54 से लेके 60 तक, ठीक है, इतनी क्लासेस होगी। इससे कम भी हो सकती है, मगर ऑन एन एवरेज इतनी ही रह सकती भी है, वो डिपेंड। और क्लासेस ज़्यादा बड़ी भी नहीं रहेगी, हाफ एन आवर की हो सकती है, और कभी कभी 1 आवर की भी हो सकती है, ठीक है, मैं देख लूँगी जैसा भी होगा। और या मैं लिख के पढ़ाऊँगी तो ज़्यादा हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं नोट्स पहले से प्रिपेयर कर लूँ, नोट्स पहले से प्रिपेयर करके तो पढ़ा दूँ, तो इसमें टाइम टेकिंग कम लगेगा, मतलब लेस टाइम लगेगा, तो लेस टाइम में आप इसको कवर कर लेंगे। तो जैसा होगा मैं वैसा देख लूँगी। आप बाकी आप भी अपने सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपको कैसे मैं लिख के पढ़ाऊँ या आपके नोट्स को तैयार करके पढ़ाऊँ, आपको जैसे ठीक लगे वैसे बता सकते हैं। क्योंकि हमें छोटे छोटे जो हाफ एन आवर के या 1 आवर के या 45 मिनट्स के जो सेशन होते हैं वो ठीक रहते हैं, क्योंकि हम उसको ईजिली मल्टीपल टाइम उसको हम रिवाइज करते हैं। कभी कभी क्या होता है 2 आवर्स या 3 आवर्स का क्लासेस हो जाती है, तो देखने में भी थोड़ा भारी भरकम लगता है कि हाँ 3 आवर्स की क्लास है, तो दिमाग में पहले ही मैसेज चला जाता है कि 3 आवर्स की क्लास है, तो उस हिसाब से हम देख लेंगे। बट आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है। अगर नोट्स तैयार रहेंगे तो आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है, उसको लिखते हुए चलना है। या आप पहले ये कर सकते हैं कि पहले मैंने आपको पढ़ा दिया, पहले एक बार पूरी वीडियो देख लिया आपने, अच्छे से समझ लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो सेकंड टाइम आप वीडियो देखेंगे, सेकंड टाइम पे जब आप वीडियो देखेंगे तो सेकंड टाइम पे आपको अपने नोट्स बनाने हैं, जो भी मैंने पढ़ाया उसी के आपको नोट्स बनाने हैं। और नोट्स भी आपको A4 साइज शीट पे बनाने हैं, वो भी प्लेन पेपर पे बनाने हैं। और नोट्स ऐसा बनाना है, ये आपकी A4 साइज शीट है, और ये एरिया आपको खाली रख देना है, ये एरिया खाली होगा। क्यों खाली होगा? इस एरिया में आपको लिखना है, और ये वाला एरिया खाली इसलिए छोड़ना है कि आप PYQ लगाएंगे, MCQ लगाएंगे, ठीक है, और फिर करंट अफेयर भी पढ़ेंगे। PYQ, MCQ और करंट अफेयर ये आप पढ़ेंगे। तो इसमें से जो भी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको जॉट डाउन करनी है। वो आपको मतलब जितना स्पेस आपने छोड़ा है इसी में आपको जॉट डाउन करनी है। जॉट डाउन का मतलब आप उसी में आपको लिखनी है। इससे क्या होगा, आपका एक सॉलिड नोट्स रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इधर उधर भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ चलो मैं ये वाला नोट्स उठा लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, वो पढ़, नहीं। आपको बस अपने नोट तैयार करने हैं, और जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको बस जॉट डाउन करते जाना है, और आपका एक सॉलिड नोट्स तैयार हो जाएगा। वही आपके लिए रामबाण, मतलब रामबाण औषधि होती है ना, जो हर मर्ज में काम आती है औषधि, वो आपको हो जाएगी, वो आपकी हर मर्ज की वही दवा होगी, तो यही आपके काम आएगी। आई होप आपको
जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। और कॉपी आपकी प्लेन होनी चाहिए, प्लेन A4 साइज की शीट आपकी प्लेन होनी चाहिए, प्लेन। समझ गए ना? तो चलिए आज के लिए ये वीडियो इतना ही। नेक्स्ट से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और मन लगा के पढ़ना है ताकि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, और हमारे नोट्स भी तैयार हो जाए ताकि जब हम एग्ज़ाम में बैठे तो वन शॉट में भी हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, बार बार हमें मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, जैसे मैंने आपको बताई। स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपके नोट्स, आपका डिसिप्लिन, आपका टाइम टेबल, वो मैटर करता है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और अपने लिए एक नया डिसीजन लेने के लिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। आपके और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन दिवाली के दिए की तरह ऐसे ही जगमगाता रहे हमेशा। गॉड ब्लेस यू।